इस क्लास में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ही हेल्दी होना या फिर डिजीज फ्री होना नहीं होता। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी एस्पेक्ट्स है उन सब एस्पेक्ट्स का अच्छा होना। दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ refers to a total well-being in all aspects of reproduction। देखो क्लास 9 में मैं आप लोगों को पढ़ाई हूं कि हेल्दी होने का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री होना ही नहीं होता, सिर्फ फिजिकली फिट होना ही नहीं होता। हेल्दी होने का मतलब होता है फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना, सोशली भी फिट होना। उसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है फिजिकली फिट होना, दैट इज हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिट होना, मेंटली फिट होना, सोशली फिट होना, साथ ही साथ बिहेवियर वाइज भी फिट होना, इमोशनली भी फिट होना। इन सभी एस्पेक्ट्स को हम दो एस्पेक्ट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। पहला हो गया पर्सनल एस्पेक्ट और दूसरा हो गया सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। अब तक हम लोग जान चुके हैं फ्रॉम द एज ऑफ 12 and 13 a girl can produce egg and a boy can produce a sperm, but this doesn't mean कि वो रिप्रोड्यूस करने लगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए ना तो उनका बॉडी अभी पूरी तरह से तैयार हुआ है, ना ही वो मेंटली पूरी तरह से तैयार हुए हैं और ना ही वो इकोनॉमिकली तैयार है। अभी तो वो लोग खुद अपने पापा मम्मी पे डिपेंडेंट है ईच एंड एवरीथिंग्स के लिए। देखो आप लोग जिस एज में हो, इस एज में सेक्स हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज होगा। इसकी वजह से आप लोग सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट होगे, लेकिन आप लोगों को अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना होगा, बिकॉज सेक्सुअल एक्टिविटी लीड्स टू प्रेगनेंसी और सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का भी खतरा होता है। अभी आप लोगों का एज है पढ़ने लिखने का, अपना करियर बनाने का। सो कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर बिहेवियर्स और पूरा फोकस अपने करियर पे डाल दो। जब आप बड़े हो जाओ, इकोनॉमिकली सेटल हो जाओ, करियर में सेटल हो जाओ, तब आप मैरिज के बारे में सोचो, रिप्रोडक्शन के बारे में सोचो, बच्चे के बारे में सोचो। At that time, after marriage, you need to avoid unwanted pregnancy. You need to plan your family. साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कैसे बचा जाए ये भी जानना जरूरी है। इसीलिए हम लोगों को क्लास 8 से ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाता है, ताकि हम लोगों को ये सारा जानकारी हो सके, और ये सब कुछ आता है पर्सनल एस्पेक्ट्स में। नाउ सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। हमारे सोसाइटी में जनरली बॉयज आर मनी मेकर एंड गर्ल्स आर होम मेकर। अभी तो ये परसेप्शन थोड़ा कमा है, पहले बहुत ज्यादा था। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि फीमेल बेबी को मदर्स वूम में ही मार दिया जाता है। इसकी वजह से किसी किसी एरिया में फीमेल सेक्स रेशियो कम गया है, और हेल्दी सोसाइटी वही है जो मेल फीमेल सेक्स रेशियो को मेंटेन रखे। एक हेल्दी सोसाइटी जेंडर बायस नहीं होता और उसमें मेल फीमेल सेक्स रेशियो मेंटेन रहता है। ये तो हो गया सेक्स रेशियो। नाउ पॉपुलेशन। हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। जिस रेट से ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, इसको अगर नहीं रोका गया तो इकोनॉमिकल कंडीशन का डामाडोल हो जाएगा। हम इंसानों को प्रॉपर रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। इसीलिए बर्थ रेट पे कंट्रोल होना जरूरी है। और आज के डेट में कोई भी कपल 2 से ज्यादा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे असर पड़ता है। इसीलिए एवरी कपल शुड यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो मेथड है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होने वाले प्रेगनेंसी को रोकता है। मीन्स यू कैन हैव सेक्स बट यू कैन नॉट हैव बेबी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। हमारे बुक में ये 3 तरह का दिया हुआ है। पहला है मैकेनिकल मेथड और बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड और तीसरा है सर्जिकल मेथड। देखो रिप्रोडक्शन के लिए, दैट इज बच्चे को पैदा करने के लिए
इंटरकोर्स जरूरी नहीं है, बल्कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में मिलना जरूरी है। अगर एक कपल इंटरकोर्स करता है लेकिन उसका स्पर्म और ओवम आपस में नहीं मिलता तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। कॉन्ट्रासेप्शन का सबसे पहला मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्टेकल। इस मेथड में ओवम एंड स्पर्म के बीच में फिजिकल बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है। इस मेथड में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बैरियर मेथड में सबसे पहला एग्जांपल है मेल कॉन्डम। मेल कॉन्डम एक तरह का रबर शीट होता है। शीट मतलब कवरिंग, एक तरह का कवरिंग होता है जो पीनस के ऊपर पहना जाता है। देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है ओवरी। ओवरी से एग रिलीज हुआ और फैलोपियन ट्यूब में चला गया, ओविडक्ट में चला गया। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल पार्टनर का पीनस फीमेल के वेजिना में एंटर करता है और यहाँ पे स्पर्म रिलीज करता है। ये स्पर्म यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है और एग के साथ फर्टिलाइज करता है। इसी की वजह से बच्चे का बर्थ होता है। लेकिन अगर हम पीनस के ऊपर एक कवरिंग डाल दें, इस कवरिंग को कॉन्डम कहते हैं, तो स्पर्म वेजिना में रिलीज नहीं हो पाएगा, ये कॉन्डम के अंदर ही रह जाएगा। मतलब हम लोगों ने एग और स्पर्म के बीच में एक फिजिकल बैरियर क्रिएट कर दिया है और ये फिजिकल बैरियर है कॉन्डम। मेल कॉन्डम इज द मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। देखो, मेल पीनस तो एक तरह का लिक्विड रिलीज करता ही है, फीमेल वेजाइना भी एक तरह का लिक्विड रिलीज करता है। ये जो लिक्विड्स है इसमें डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है एंड ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये लिक्विड्स आपस में मिलते हैं तो डिजीज भी ट्रांसफर होने का खतरा रहता है। लेकिन इस कवरिंग की वजह से, इस कॉन्डम की वजह से ये खतरा नहीं होता। सो कॉन्डम इज द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर। हमारे एनसीईआरटी में 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम दिया हुआ है। 2 बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, 2 वायरस से होने वाला डिजीज है। बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है गोनोरिया एंड सिफिलिस। गोनोरिया होता है निजेरिया गोनोरी से एंड सिफिलिस होता है ट्रिपोनीमा पैलिडियम से। वायरस से होने वाला डिजीज है जेनिटल वॉट एंड एड्स। जेनिटल वॉट होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, दैट इज HPV से, एंड एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है HIV से, मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से। नाउ बैरियर मेथड का दूसरा एग्जांपल है फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम में एक तरह का रबर शीट होता है जो वेजाइना में पहनते हैं। थर्ड एग्जांपल इज डायाफ्राम। डायाफ्राम एक तरह का रबर कैप होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्विक्स के ऊपर डाला जाता है। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हो गया यूटेरस। यूटेरस का जो लोअर पार्ट है, लोअर एंड नैरो पार्ट, इसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के ऊपर एक तरह का कैप लगा दिया जाता है, यूं इस तरह से, इसी को कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम की वजह से सर्विक्स क्लोज हो जाता है और स्पर्म अंदर नहीं जा सकता, एग के साथ फर्टिलाइज नहीं कर सकता। नाउ सेकेंड मेथड इज केमिकल मेथड। इन दिस मेथड प्रेगनेंसी इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल्स। चूंकि इसमें केमिकल्स का यूज होता है इसीलिए इसका साइड इफेक्ट्स होता है। केमिकल मेथड का सबसे पहला एग्जांपल है पील्स। पील्स में हो गया मेरी सहेली, अनवांटेड 72। ये जो पील्स है ये बॉडी में हार्मोन के बैलेंस को चेंज कर देता है। इसकी वजह से ओवरी से एग रिलीज ही नहीं हो पाता है। जब ओवरी एग ही रिलीज नहीं करेगा तो स्पर्म फर्टिलाइज किसके साथ करेगा? दूसरा एग्जांपल है स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड स्पर्म्स को किल करने वाला क्रीम होता है जो वेजाइना में अप्लाई किया जाता है। थर्ड एग्जांपल है IUCD। IUCD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और इसमें जो सबसे पॉपुलर है वो है कॉपर टी। कॉपर टी कॉपर का बना हुआ एक टी शेपेड स्ट्रक्चर होता है जिसको डॉक्टर फीमेल के यूटेराइन में, दैट इज फीमेल के यूटेरस में प्लेस कर देते हैं। इसकी वजह से
यूटेरस में एम्ब्रियो इम्प्लांट ही नहीं हो सकता। सो प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, बट इट हैज साइड इफेक्ट एज इट कॉज इरिटेशन इन द यूटेरस। आईयूसीडी के पहले तक हम लोग जो भी डिवाइसेस पढ़े हैं, जैसे पिल्स हो गया, कॉन्डम हो गया, उनको हम खुद से यूज करते हैं, लेकिन आईयूसीडी को डॉक्टर प्लेस करता है। आईयूसीडी को हम लोग खुद से नहीं लगा सकते। नाउ थर्ड मेथड इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में प्रेगनेंसी को सर्जिकली प्रिवेंट किया जाता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, गैमेट के पाथ को ही ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि गैमेट बाहर ही ना निकल सके। गैमेट किस रास्ते से निकलता है? मेल में वास डिफरेंस के रास्ते से निकलता है और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से निकलता है। डॉक्टर मेल के वास डिफरेंस को थोड़ा सा काट करके टाई कर देते हैं। इसकी वजह से स्पर्म का ट्रांसफर रुक जाता है और इस प्रोसेस को वैसेक्टोमी कहते हैं। देखो, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने यहाँ पे ग्लैंड्स नहीं बनाया है। टेस्टिस से स्पर्म निकलता है और वास डिफरेंस में जाता है, वास डिफरेंस से यूरेथ्रा में जाता है और यूरेथ्रा से फीमेल वेजाइना में जाता है। डॉक्टर वास डिफरेंस के थोड़े से पोर्शन को काट कर टाई कर देता है। इसकी वजह से स्पर्म का पाथ ब्लॉक हो जाता है और वो यूरेथ्रा में नहीं जा सकता। जब यूरेथ्रा में ही नहीं जा सकता तो फीमेल वेजाइना में कैसे जाएगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग कॉप्युलेशन पीनस से सीमेन नहीं निकलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीमेन निकलता है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होता है। टेस्टिस स्पर्म्स तो बनाता है, बट दोज स्पर्म्स डाई एंड आर एब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी। ये तो हो गया वैसेक्टोमी। दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी वर्ड फैलोपियन ट्यूब से आया है, जैसे वैसेक्टोमी वर्ड वास डिफरेंस से आया है। ट्यूबेक्टोमी में डॉक्टर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा कट करके टाई कर देता है। देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है फैलोपियन ट्यूब। डॉक्टर फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा कट करता है और उसको टाई कर देता है। इसकी वजह से एग का पाथ ब्लॉक हो गया और स्पर्म एग के साथ मीट नहीं कर सकता है। स्पर्म यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाता है, लेकिन एग तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्यूबेक्टोमी। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्यूबेक्टोमी के बाद क्या मेंस्ट्रुएशन होता है? तो इसका आंसर है यस, हाँ होता है, क्योंकि यूटेरस अपने आप को हर महीने तैयार करता है। उसका लाइनिंग हर महीने थिक होता है, स्पंजी होता है और पीरियड्स के दौरान ये टूट टूट करके एज अ ब्लीडिंग निकलता है। और ओवरीज एग भी बनाता है, लेकिन वो एग डाई हो जाता है, हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो, ये ट्यूबेक्टोमी, ये वेसेक्टोमी लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये ऑपरेशन के थ्रू होता है, इसलिए इसमें कभी कभार बहुत रेयरली इन्फेक्शन का खतरा होता है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी होने के बाद आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो कभी भी। सर्जिकल मेथड के अलावा ये जो दो मेथड है ये रिवर्सिबल होता है। मतलब अगर आप पिल्स खाना बंद कर देते हो, आप कॉपर टी हटा देते हो, आप कॉन्डम यूज करना बंद कर देते हो, तो आप बच्चे को जन्म दे सकते हो, लेकिन ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी को नहीं हटाया जा सकता है। This is all about reproductive health as given in our NCERT. इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर How do organisms reproduce कंप्लीट होता है। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।